Hello students, today we are going to learn Science Standard 8 chapter number 7, which is Conservation of Plants and Animals, in which we studied about the various types of species, flora and fauna of the particular place, about sanctuaries, national parks and all. Okay, now today we are going to understand about endemic species. Okay, so now 7.6 endemic species. So soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. Squirrel देखी उन्होंने, कौन सी? बहुत बड़ी स्क्विरल देखी. This squirrel has a big fluffy tail. बहुत बड़ी फ्लफी मतलब कैसी होती है कि वो रुच्छेदार होती है ना, रुएदार वैसी. ओके, तो फ्लफी टेल जैसे स्क्विरल्स की होती है ना, वैसी बहुत फ्लफी, बहुत बड़ी वाली. ओके, they are very curious to know about it. तो वो बहुत ही क्यूरियस हो गए, उन्हें जिज्ञासा हो गई देखने के लिए. ओके, आकांक्षा हो गई देखने के लिए कि भी क्या है ये. तो माधव जी tells them that this is known as a giant squirrel and it's endemic to this area. तो इसे बोलते हैं जायंट स्क्वायरल. तो वो जायंट स्क्विरल है विच इज एंडेमिक टू दिस एरिया. तो वो उस एरिया की एंडेमिक स्पीसीज है. सो नाउ एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलने वाले स्पीसीज जो दूसरे कहीं पे मिलते नहीं है ज्यादातर, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं. ओके, स्पीसीज मतलब तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, जो स्पीस होते हैं उसी प्रकार का, जैसे कुत्ता हुआ, डॉग हुआ, तो डॉग की कौन सी ब्रीड है, स्पीस बोलते हैं ना. उस स्क्विरल तो बहुत सारी होती है, पर ये स्पेशल जायंट स्क्विरल है. ओके, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. तो नेचुरली कहीं और जगह पे मिलते नहीं है, फिर उन्हें क्या किया जाता है? ले जाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम गिर के अपने जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके, सौराष्ट्र में, गिर सोमनाथ में, तो वहां पे एंडेमिक स्पीसीज कौन सी है? तो स्पेशली एशियाटिक लायन है. तो वो वहाँ के एंडेमिक स्पीसीज है. फिर कहीं और लायन मिलते नहीं है. पहले वो लायंस जो थे एशियाटिक लायन, उनकी टेरिटरी चेक चाइना तक थी, पर धीरे धीरे हंटिंग, पोचिंग और उसके कारण उनकी जो थी वो खत्म होती गई. ओके, नाउ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. तो अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. तो एक जोन में मिलता है, या तो फिर एक स्टेट में ही मिलता है, या तो फिर एक कंट्री में ही मिलता है. कंट्री में कौन से है? फॉर एग्जाम्पल पांडा जो है वो चाइना और उस वाले पोर्शन में मिलते हैं. उस तरीके से साइबेरियन टाइगर जो स्पेशली है वो साइबेरिया में मिलते हैं. ऐसे माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगोज. तो साल ट्री और वाइल्ड मैंगो, जंगली मैंगो जो होती है. ओके, जंगली मैंगो, वाइल्ड मैंगो मतलब कि देसी मैंगो कैसे, एज अ टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, तो जो वाइल्ड मैंगो है और साल है, दे आर टू एंडेमिक फ्लोरा. फ्लोरा मतलब कि प्लांट, तो दो एंडेमिक प्लांट है वो स्पेशल पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के. ओके, नाउ बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल that is shown in figure 7.3b and a flying squirrel are endemic fauna of this area. तो कौन कौन से? बाइसन, ओके, भैंसा बोलते हैं जो बाइसन. फिर इंडियन जायंट स्क्विरल जो थी वो, एंड फ्लाइंग स्क्विरल. फ्लाइंग स्क्विरल के विंग्स नहीं होते, बट वो एक पेड़ पे वो ग्लाइडिंग होती है, ग्लाइडिंग करती है क्या वेब से, उस तरीके से फ्लाई करती है. fauna of this area. Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat, increasing the pollution and introduction to the new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट. डिस्ट्रक्शन मतलब कि उनकी हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं उसे डिस्ट्रक्ट करना, मतलब तोड़ना, या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है, या कोई भी होते हैं, बोलते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है. तो हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री होती है वो सिटी एरिया के अंदर या रेसिडेंशियल एरिया के अंदर इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर सकते वो लोग. तो क्या करते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया से दूर कहीं पे जंगल हो या ऐसे हो तो जंगल तोड़ के वहाँ पे इंडस्ट्री बना देते हैं. तो ये जो होता है ये क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन को लेता है, फिर उससे क्या होता है, हैबिटेट नुकसान करती है डिफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन टू न्यू स्पीसीज। तो कभी कभी क्या करते हैं कि न्यू ब्रीडिंग के कारण नई नई स्पीसीज को ईजाद करते हैं, वो भी इनकी
ओरिजिनल ब्रीड को नुकसान कर सकती है। इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो रेसिडेंशियल एरियाज इंक्रीज हो गए, तो जंगल तोड़ तोड़ के हम क्या करते हैं, गाँव के दूर या जंगल तोड़ तोड़ के सोसाइटी वो सब बनती है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नेचुरल हैबिटेट में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस एंडेमिक स्पीसीज। तो नेचुरल हैबिटेट इनकी है ये एंडेंजर हो सकती है। एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, और इनके एग्जिस्टेंस एंडेंजर होता है। ये देखो जायंट स्क्विरल, फ्लफी टेल, यू कैन सी, ये देखो। ओके, नाउ a species is a group of population, species क्या है, is a group of population which are capable of interbreeding। तो एक ऐसा पॉपुलेशन जो इंटरब्रीडिंग, अंदर के अंदर ब्रीडिंग करके उन्हीं के जैसे इंटरब्रीडिंग, एंड दिस मीन्स द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस द फर्टाइल द ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। तो जैसे कि ब्रीडिंग होती है, ओके, सो ब्रीडिंग क्या होता है कि दे रिप्रोड्यूस, ओके, इंटरब्रीडिंग होता है मतलब कि वो अपने जैसे दूसरे एनिमल के साथ ब्रीड करके उनके ही जैसा एक एनिमल प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस देयर एंड फर्टाइल देयर ऑफस्प्रिंग। तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो बच्चा हो सकता है, जैसे कि इंसान होता है, ओके, इंसान की ब्रीडिंग इंसान के साथ ही होती है और फिर इंसानी बच्चा पैदा होता है। वैसे ही एक स्पेशल स्पीस होती है, तो वो स्पीस होते हैं वो इंटरब्रीडिंग, अंदर ही ब्रीडिंग करके उनके जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। दिस मीन्स द मेंबर ऑफ दिस स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली द मेंबर ऑफ देयर ओन। तो वो अपने जैसा ही मेंबर प्रोड्यूस कर सकती है। अ स्पीस एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीस। तो उसी के जैसे स्पीस को जन्म देगी, वो उससे अलग कोई मेंबर या उससे अलग कोई एनिमल को जन्म दे सकती नहीं है। मेंबर ऑफ अ स्पीस हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर मेंबर ऑफ द स्पीस हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इंसानी बच्चा होता है, उसके 2 हाथ 2 पैर आँख इंसान जैसा दिखता है वो ऐसे, ओके। एंड मेंटली भी जो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो इंसानी कैपेसिटी के आसपास ही होता है। फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो जिस जगह पे आप रहते हैं उसके एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल के बारे में आप जानें। नाउ वी नीड टू स्टडी अबाउट 7.7 दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो सून पहले सी इज अ बोर्ड ऑन पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। तो एक बोर्ड देखा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट रिजर्व्स forest wildlife sanctuaries provide the protection and suitable living conditions to the plants to the wild animal। तो उन्हें क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व्स होते हैं वो क्या देते हैं, सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, सुटेबल लिविंग कंडीशन, तो उन्हें जो कंडीशंस चाहिए, ओके, वो कंडीशंस सप्लाई करते हैं। तो उनकी जो हैबिटेट होती है उसके अनुसार उसे, जैसे जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं तो उन्हें उस प्रॉपर टाइप का टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट और जो भी उनका क्लाइमेट है वो सब मिलता रहता है, उसी वजह से वो वहाँ पे रह सकते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज आर द प्लेसेस वेयर किलिंग मीन्स पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो वहाँ पे किलिंग एंड पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और इट इज़ अ पनिशेबल एक्ट, तो पनिशेबल एक्ट है। सम ऑफ द थ्रेटेड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग, फिर एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये सारे एनिमल्स है वो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किए जाते हैं ये हमारी इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, बॉर्ड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुशेस, लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। तो बड़ी बड़ी रिवर्स के जो डेल्टाज होते हैं उसके अंदर इतने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, लैंडस्केप्स होते हैं, यूनिक लैंडस्केप्स होते हैं, स्पेशल टाइप के बोर्ड लेवल फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, तो उस प्रकार में हर एक टाइप के हैबिटेट मिल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर यहाँ पे मिल जाते हैं। इट इज़ पिटी that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। तो आजू बाजू वो दुख की बात है कि इतने प्रोटेक्शन के बाद भी जो सेंचुरीज के अंदर रहने वाले या आजू बाजू रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर एंटर करके पेड़ पौधे काट के ले जाते हैं, ओके, पोचिंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ की किलिंग करते हैं। तो इट इज़ पिटी ऑन देम। नाउ चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड दैट देयर विजिट्स टू अ जू, दे रिकॉल द जू आर ऑल्सो द प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो जू भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है। विजिट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या डिफरेंस है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वो अपने आप घूम सकते हैं, ओके, जानवर। जू के अंदर दे आर केप्ट इन अ केव। दूसरा क्या होता है, केज, एक्चुअली नॉट केव, केज, दे आर केप्ट इन अ केज।
ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जानवर को खुद शिकार करना पड़ता है। जूस के अंदर क्या होता है, दे आर प्रोवाइडेड फूड। ओके, कभी कभी क्या होता है कोई जानवर आदमखोर हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल टाइगर्स तो वो आदमखोर हो जाता है या फिर वो इंसानों को मारने लगता है, तो क्या करता है उसे पकड़ के और फिर जू के अंदर डाला जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कोई जानवर होता है वो बूढ़ा हो जाता है, ओके, इज नॉट एबल टू हंट एंड ऑल, तो फिर उसे जू में डाला जाता है। या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया गिरने की वजह से, कोई ऐसा होता है तो उसे ट्रीटमेंट के लिए भी जू में रखा जाता है। विजिट अ नियर बाई जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल, वेयर दे आर सुटेबल फॉर द एनिमल, तो ये कंडीशन सुटेबल है कि नहीं है वो चेक करो। कैन एनिमल लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, तो एनिमल आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर रह सकता है, उसके बारे में सोचो। ओके, इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट की जगह पे आर्टिफिशियल हैबिटेट में वो रह सकता है। इन आर ऑप्शंस, विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो जू के अंदर या नेचुरल हैबिटेट में कहाँ पे वो कंफर्टेबल होगा। नाउ नेशनल पार्क सॉरी, ऑन द रोड साइड देयर आर अनदर बोर्ड ऑन विच इट वाज रिटन सापुतारा नेशनल पार्क, तो सापुतारा नेशनल पार्क के अंदर ये लोग आए। Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large, diverse enough to protect the whole set of ecosystem. तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम के सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनफ है। They preserve flora, plants, animal, fauna means animals, landscape and historic objects of that area. तो नेशनल पार्क क्या क्या प्रिजर्व करता है, फ्लोरा एंड फोना, लैंडस्केप मतलब कि जो सीनरीज एंड ऑल। नाउ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, उस एरिया के अंदर कोई अगर टेम्पल आता है, कोई ऐसी हिस्टोरिकल चीज आती है तो उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे सापुतारा के अंदर है ना, शायद तक जैन टेम्पल्स या समथिंग है, क्या आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली। बट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, सापुतारा नेशनल पार्क जो था वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का। ओके, द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, तो टीक इज अ टाइप ऑफ वुड, ओके, टीक इज अ टाइप ऑफ ट्री, तो सबसे अच्छी वाली जो टीक होती है वो सापुतारा नेशनल पार्क में मिलती है। नाउ रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड सापुतारा, द रॉक शेल्टर्स जो होते हैं केव, ओके, गुफाएं जहाँ पे लोग रहते थे सब पहले के ज़माने में, या पूजा पाठ वो सब करते थे, उस टाइप की मतलब कि सापुतारा के अंदर पाई जाती है। दिस आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स, तो प्री हिस्टोरिक मूवमेंट है जब जहाँ पे इंसानी केव मैन जो थे वो यहाँ पे रहते थे। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ अ प्रिमिटिव पीपल, तो उस टाइप के जो केव मैन्स थे वो किस तरीके से रहते हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स, तो रॉक पेंटिंग जो थी पत्थरों पे पेंटिंग करते थे उस टाइम में, मतलब कि जो नेचुरल कलर्स और वो सब मिलते हैं उससे कुछ भी पेंटिंग करते थे, जिस तरीके से शिकार किया जो भी पेंटिंग उस टाइम पे भी आर्टिस्ट रहे होगे, कोई स्पेशली आर्टिस्ट तो नहीं बोल सकते पर ऐसे ही कुछ ड्रॉ करते जो उनके दिमाग में केव मैन एक्चुअली देयर माइंड वाज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, तो वो अपने हिसाब से जो पेंटिंग करते थे उसी पेंटिंग्स मिली है। द टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। द फिगर्स ऑफ एनिमल, मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स, तो यहाँ पे जानवर की और इंसान की फाइटिंग की, फिर इंसानों के नाचने की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की और इस तरीके की पेंटिंग्स वहाँ पे उपलब्ध है। मैंने ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया, तो बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे वो अभी भी उस एरिया में रहते हैं। As children move ahead, they see about सापुतारा टाइगर रिजर्व रिटर्न, और ये तो सापुतारा टाइगर रिजर्व की बात आई अभी। ओके, माधव जी एक्सप्लेन्स दैट अ प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन अ कंट्री, तो जो हमारा जो देश है वहाँ उसके अंदर जो शेर है, शेरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी इंडियन गवर्नमेंट ने। ओके, टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन अ कंट्री, the objective of the project was to ensure the survival of maintenance of tiger population and in the country, तो टाइगर की पॉपुलेशन जो कंट्री के अंदर है उसका सर्वाइवल देखना, ओके, और उसका मेंटेन करना ये जरूरी था, और इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी कंट्री के अंदर, देश के अंदर। वो सेव टाइगर की बात थी वो, ओके, देखो ये टाइगर, ओके, दिस इज वाइल्ड बफेलो एंड बारासिंगा, okay, this is Barasinga. Are tigers still found in the forest? I hope that I can see a tiger. तो ये सोचता है कि मैं भी एक टाइगर देखूं। Now, tiger figure 7.4 is one of the many species
विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो ये जो टाइगर है जो फिगर में शो किया हुआ है, ये इट वॉज एक्चुअली डिसअपियरिंग, मतलब धीरे धीरे खत्म होते थे हमारे जंगलों में। बट सापुतारा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। तो बहुत सारे इंक्रीज ऑफ टाइगर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर यहाँ पे देखी गई है। वंस अपॉन अ टाइम द एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट्स एंड वाइल्ड बफेलो एंड बारासिंगा वेर फाउंड इन द सापुतारा नेशनल पार्क। तो सापुतारा नेशनल पार्क के अंदर ये सारे जानवर पाए जाते थे। बारासिंगा है, वाइल्ड बफेलोज है, एलिफेंट्स है, लायंस है, were also found. Okay, animals those whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals या endangered species बोलते हैं। तो जो एनिमल जो एक्सटिंक्शन की कतार पे है, मतलब कि विलुप्ति की कतार पे है, जो विलुप्त होने वाले हैं, तो उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं या एंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। जो खत्म होने वाले हैं, मतलब कि उनके कुछ ही जानवर बचे हैं। जैसे कि वो वाइट राइनोसोरस था, वो पिछले साल ऑफ हो गया था, वो लास्ट पीस ऑफ राइनो था वो, और फिर वो ऑफ हो गया था। न्यूज़ के अंदर दिखाया था कि वो लास्ट पीस था राइनो का, राइनोसोरस, वाइट राइनोसोरस समथिंग, और वो ऑफ हो गया था बुढ़ापे की वजह से। एक्चुअली देयर वाज हिज एज। नाउ बुजो is reminded that dinosaurs became extinct a long time ago। तो बहुत सालों पहले डायनासोर थे, वो भी एक टाइम पे खत्म हो गए, विलुप्त हो गए थे। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। तो उनकी नेचुरल हैबिटेट को हम डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए बहुत सारे जानवरों का रहना उस जगह पे मुश्किल हो चुका है। आर एनी बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो कौन से बड़े जानवर एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं? ओके, तो लेट अस सी। ओके, माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच स्मॉलर, मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन बिगर एनिमल्स। छोटे जानवर होते हैं उसके बारे में हम सोचते नहीं है, तो वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं देन बिगर एनिमल। बड़े एनिमल कहते हुए बड़े एनिमल जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होते, बट छोटे एनिमल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा डेंजर होता है। At times, we kill snake, frog, lizard, bats and owl restlessly without realizing the importance in their ecosystem। तो हम कभी क्या करते हैं, घर के आगे जो स्नेक आ जाते हैं या फ्रॉग आ जाते हैं, लिजर्ड होते हैं, बैट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मार देते हैं। लिजर्ड्स तक को तो हम मारते हैं, पर बैट्स एंड आउल्स होते हैं उसे ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स में और उन सब में लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इंडियन एक्चुअली अंधश्रद्धा और वो सब होता है, तो जिसके कारण को बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो वी शुड अपोज इट, हमें इसको अपोज करना चाहिए, और वी शुड नॉट हैव देम टू कैरी आउट। तो हमें उनकी किसी भी तरीके से कोई भी इस प्रकार की चीज़ों में मदद करनी चाहिए नहीं। किलिंग ऑफ एनिमल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। ओके, सो बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। तो उनका इंपॉर्टेंस क्या है हमें पता नहीं है, और फिर भी हम उन्हें बेधड़क मारते रहते हैं। बट हम उन्हें मारते हैं क्योंकि हमें उनका इम्पोर्टेंट पता नहीं है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। तो उनको मार के हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो बहुत छोटी साइज में होते हैं। एक साइंटिस्ट ने बोला था कि खाली सिर्फ जो ये बी है, ओके, हनी बी जिसे मधुमक्खी बोलते हैं, वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो दुनिया के अंदर कोई भी दूसरी कोई भी प्रजाति होगी वो जी नहीं पाएगी। इतना बोला था उसने कि खाली बी एक एक्सटिंक्ट हो जाए। तो बी इतनी इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी बी। ओके, तो सोचो कि बहुत सारे दूसरे जानवर कितने इंपॉर्टेंस हो गए। ना बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो उनका जो रोल है इकोसिस्टम में हम इग्नोर कर सकते नहीं है। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। तो फूड चेन और फूड वेब बनाते हैं, अबाउट विच वी लर्न इन क्लास 7। तो आपने जिसके बारे में क्लास 7 में पढ़ा था। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम क्या है, एक एरिया की लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो कंबाइन होते एक इकोसिस्टम बनाता है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। An ecosystem is made up of plants, animal, microorganisms in the area along with the non-living components like climate। तो living components and non-living components दोनों का मिक्सअप से बनता है। Now, I wonder if there is any record of endangered species। तो कोई रिकॉर्ड है endangered species का?
तो रेड डेटा बुक की बात की है यहाँ पे। रेड डेटा बुक क्या है? तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट अ रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। He tells them red data book RDB is a source of book keeps a record of all the endangered animals and plants। तो जितने भी endangered animals and plant है उसका रिकॉर्ड ये बुक में रखता है। There are different red data books of plants। बहुत सारे red data book है plants की और animals की और बहुत सी other species की। Further details about red data book you can log to ये वेबसाइट दी हुई है www.envies/PRIMADES/PAGE102HTM/NWDC/PLNTS/.htm। ओके, ये वेबसाइट पे आप लॉग करके देख सकते हैं। ओके, नाउ माइग्रेशन क्या है? तो एन एक्सकर्जन पार्टी देन एंड्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो जैसे वो आगे जाते हैं, द गाइडेंस माधव जी CSC गाइडेंस ऑफ माधव जी, दे सिट नियर तावा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए वो एक रिजर्वर के पास बैठे। पहले ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर टू द रिवर। तो बहुत सारे बर्ड्स, उसने थोड़े बर्ड्स देखे रिवर के बाजू। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये बर्ड्स है वो माइग्रेटरी बर्ड्स है। These birds have flown from other parts of the world। तो क्या होता है कि जैसे कि ये फ्लेमिंगोज है वो दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आते हैं। जब वहाँ पे सर्दी होती है, ओके, और यहाँ पे सर्दी होती है, तो यहाँ की सर्दी होती है, उनका टेम्परेचर उनकी गर्मी जितना होता है, तो वहाँ की सर्दी होती है उसमें तो बर्फ़ गिरती है। तो वो क्या करता है कि जब वहाँ पे सर्दी होती है, मतलब बर्फ़ गिरने वाली होती है, तब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ की सर्दी में यहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है, ओके, उनकी गर्मी जितना यहाँ पे सर्दी का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे ब्रीडिंग होती है, यहाँ पे रहते हैं और फिर एक सीजन के बाद वो वापस वहाँ पर चले जाते हैं। तो दिस आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, वो उड़ के ट्रैवल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, नाउ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस के कारण माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं। दे फ्लाई फॉर laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable। तो रहने लायक नहीं होती वेदर उस एरिया के अंदर। इनहॉस्पिटेबल मतलब कि रहने लायक हो नहीं, वैसे नॉन सूटेबल एक्चुअली। तो क्या होता है कि वो इस जगह पे आ जाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जो बर्ड है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। द बर्ड्स विच माइग्रेट एक्चुअली आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, सिंपल। एज अ पहली लर्न इन क्लास 7। तो क्लास 7 के अंदर पहली ने पढ़ा था। व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड नो वुड। तो वुड नहीं होगा तो क्या होगा? इज देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर वुड। तो वुड की जगह पे दूसरी कोई चीज़ यूज़ कर सके, ऐसी कोई चीज़ है? आई नो दैट पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो पेपर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो हम फॉरेस्ट से मिलता है। आई वंडर वेदर देर आर मैनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर पेपर। तो पेपर की जगह पे दूसरी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव है या नहीं है उसके बारे में। द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज द attention of children to another cause of deforestation। He tells them that take 17 full grown trees to make 1 ton of paper। तो 17 बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसे काट जा इट टेक्स। तो 17 बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसे काटते हैं सिर्फ 1 टन पेपर बनाने के लिए। Therefore we should save paper। तो हमें पेपर को सेव करना चाहिए। हमें ऐसे जैसे कोई भी रफ नोट बना के ऐसे फाड़ के फेंकना चाहिए नहीं। ओके, वी शुड यूज देम, प्रॉपरली यूज देम। Now Professor Ahmed also tells them that paper can be recycled 5 to 7 times of use। तो 5 से 6 बार वो रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day। तो एक दिन में एक पेपर की शीट बताता है। वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ईयर। तो हम बहुत सारे ट्रीज एक साल में बचा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि पीछे से पेज फाड़ के कोई भी चीज़ बना के प्लेट बना के फेंक देते हैं। तो वी शुड नॉट डू दैट। ओके, नाउ वी शुड सेव। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बुक्स और वो सब होता है, तो बस्ती वाले जो आते हैं, ओके, वो दे टेक पेपर, तो उन्हें दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में भेजते हैं वापस रिसाइकलिंग के लिए, जो वापस आपके। तो दिस इज अ प्रोसेस। ओके, रिसाइकलिंग हो सकता है, बट व्हाट वी डू नॉट रिसाइकल इट, वी बर्न देम। हम जला देते हैं उसे। ओके, तो ऐसा करना चाहिए नहीं। By this we could not save the trees but also save the energy and water needed to manufacturing of a paper। तो एनर्जी और वाटर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, वापस पेपर बनाने के लिए
जो व्यय होगा एनर्जी का उसे भी हम बचा सकते थे। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज फॉर पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। तो जितने हार्मफुल केमिकल पहले यूज हुए थे वो वापस के वापस कितनी बार यूज होगी, बट रिसाइकलिंग होगा तो उसके लिए उतने केमिकल की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हार्मफुल जो केमिकल्स होगी उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। नाउ रिफॉरेस्टेशन, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो डिफॉरेस्टेशन, प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट एनिमल्स आंसर टू द डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। डी मतलब कि डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन की जगह पे हम रिफॉरेस्टेशन का, रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फ्लावर ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो जिस एरिया के अंदर प्लांट से वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या टूट चुके हैं या तोड़े गए, उस एरिया में वापस के वापस प्लांट सब ग्रो करते रहे, जितने हो सके उतने ज़्यादा ग्रो करें। अपने वो इंडियन फॉरेस्ट मैन वो मेघालय में थे, एक का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे जगह पे पेड़ उगाए। वो पूरा ग्रास लैंड था जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था, नदी के किनारे कोई जानवर नहीं था। फिर उन्होंने क्या करे, उन्होंने रिफॉरेस्ट किया। ओके, फिर ही वॉज एक्चुअली गिवन भारत रत्न एंड लेडी 102 ईयर, ए लेडी या कोई थे साउथ इंडिया में, आई डोंट नो रिमेंबर the proper names, but she actually planted many more trees, okay, in the way। रास्ते में बहुत सारे ट्रीज उन्होंने प्लांट किए थे, उन्होंने भी, और उनको सबको घड़े से पानी पिलाते थे। ओके, वो हर जगह जा जाके पानी ला के उनको पिला के बहुत बड़े किए पेड़, तो उनको भी भारत रत्न मिला 28 साल। पद्म भूषण या भारत रत्न आई डोंट नो, पर लेट अस सी। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। नाउ प्लांट्स एंड ट्रीज शुड जनरली बी द सेम स्पीसीज वेर फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट के अंदर एक ही तरीके के प्लांट्स और एनिमल मतलब नॉर्मली फाउंड होते मिलते हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कैन कट। तो जितने ट्री काटते हैं उतने के उतने उगाने भी होते हैं। समझो कि एक 20 साल का पेड़ है, ओके, 20 या 30 ईयर्स का पेड़ है, अगर उसे हम काटते हैं तो काटने में कितना लगता है, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा, समझो कि 1 दिन लगता है, बट उसे वापस उतना ही ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वापस 20-30 साल लगेंगे। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो काटने में ज़्यादा टाइम, इट डजंट टेक मच टू डिस्ट्रॉय, बट इट टेक्स मच टू रीइनकार्ट देम। ओके, वापस उसे लाने के लिए इतना बहुत ही जो होता है टाइम लगता है। नाउ डिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, नेचुरली भी हो सकता है, जैसे कि वो उनके जो सीड्स होते हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं, फिर प्लांट्स की बारिश आती है, उस तरीके से नेचुरली भी हो सकता है। इफ द डिफॉरेस्टेड एरियाज इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, डिफॉरेस्टेड एरिया डिस्टर्ब, हम बिना डिस्टर्बेंस के छोड़ देते, वो प्लांट्स अपना काम कर देते हैं। इट रीएस्टैब्लिशेस इटसेल्फ, तो वो अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर देता है। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो डिफॉरेस्टेशन के अंदर, नेचर के अंदर कोई ह्यूमन का रोल नहीं होता है। वी हैव ऑलरेडी मेड ट्रेमेंडियस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने बहुत सारा डैमेज कर दिया है हमारे फॉरेस्ट को। इफ़ वी हैव टू रिटेन ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशन, हमें ग्रीन वेल्थ अगर हमारी अगर आगे की जो पीढ़ी होगी उन्हें दिखानी है, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली द ऑप्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करो और यही एक ऑप्शन है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो हमारे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। This act is aimed at the prevention and conservation of natural forest and meeting of the basic needs of a people living in the near forest. तो this act is aimed to prevention and conservation of natural forest. तो natural forest के prevention और conservation के लिए यूज होता है। and meeting the basic needs, तो जो बेसिक नीड्स है उस एरिया की उसे मीट करने के लिए लिविंग इन द नियर फॉरेस्ट। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड चिल्ड्रन टू स्टार्ट मूविंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो जंगल के अंदर सनसेट के बाद नहीं रहते हैं, क्योंकि जो नॉक्टेरियल एनिमल्स होते हैं, जैसे निशाचर जो रात को शिकार करने वाले होते हैं, ओके, वो जागते हैं और वो बाहर निकलते हैं रात को शिकार करने के लिए। ओके, दे आर वेरी मच एग्रेसिव एंड ऑल, सो हमें रात को सनसेट के बाद नहीं रुकना चाहिए। ओके, ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो लास्टली माधव जी एंड प्रोफेसर अहमद, प्रोफेसर अहमद और जो बच्चे थे उन्होंने माधव जी को थैंक यू बोला कि थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस दिस इन डिटेल एंड ऑल। ओके, सो दे थैंक यू। नाउ देखो, चलो ये
आपके जो कीवर्ड्स है बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, जो डिफॉरेस्टेशन है, डीसर्टिफिकेशन है, इकोसिस्टम, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट फ्लोरा फौना, माइग्रेटिंग बर्ड, national park, Radita Book Reforestation and Sanctuary and exercises. I will send you the PDF. Till then, bye bye, take care.